हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की वार्नर थ्योरी की स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि वार्नर्स थ्योरी का प्रतिपादन क्यों किया गया था, तो इसका आंसर है जो वार्नर्स थ्योरी है इसका प्रतिपादन या यह सिद्धांत क्यों दिया गया था, तो इसका आंसर है वार्नर्स थ्योरी को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पाई जाने वाली बॉन्डिंग की व्याख्या करने के लिए दिया गया था। अर्थात यह थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बॉन्डिंग की व्याख्या करती है। अब क्वेश्चन आता है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। व्याख्या करती है, एक्सप्लेन करती है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1893 में अल्फ्रेड वार्नर ने किया था और इस थ्योरी के प्रतिपादन के लिए उन्हें 1913 में नोबेल प्राइज दिया गया था। नोबेल प्राइज सबसे बड़ा प्राइज है विज्ञान के क्षेत्र में, और भी कई क्षेत्र में दिया जाता है, हमें इसकी चर्चा नहीं करनी है। जो कि स्वीडन के द्वारा दिया जाता है और किस करेंसी में दिया जाता है, तो उसका आंसर है क्रोलर के करेंसी में दिया जाता है। इस सिद्धांत की जो प्रमुख धारणाएं होती हैं, मेन पोस्टुलेट्स होती हैं, वह निम्न है। इसकी जो पहली धारणा होती है इस सिद्धांत की, इस फर्स्ट पोस्टुलेट्स के अनुसार या इसके पहली धारणा के अनुसार हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर उपस्थित होते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट के अनुसार सेंट्रल मेटल एटम जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में उपस्थित सेंट्रल मेटल एटम की दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं, दो प्रकार की वैलेंसी होती हैं। पहली वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी होती है, इस तरह से इसको लिख लें, और जो दूसरी वैलेंसी होती है वह प्राइमरी वैलेंसी या प्राथमिक संयोजकता होती है, और जो इसकी दूसरी वैलेंसी होती है वह सेकेंडरी वैलेंसी होती है, जिसे हम द्वितीयक संयोजकता कहते हैं। ये इसका पहला कॉन्सेप्ट है, इसकी पहली धारणा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में उपस्थित सेंट्रल मेटल एटम की दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं, नंबर एक प्राइमरी वैलेंसी और नंबर दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है इसे हम आयोनाइजेबल वैलेंसी भी कहते हैं या आयनिक संयोजकता कहते हैं। प्राइमरी वैलेंसी के लिए हम आयोनाइजेबल वैलेंसी कहते हैं, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है द्वितीयक संयोजकता, इसे नॉन आयोनाइजेबल अनआयनिक संयोजकता भी कहते हैं। ये इसकी पहली धारणा थी। इसके बाद सेकंड पोस्टुलेट्स इस सिद्धांत का
जो उसकी प्राइमरी वैलेंसी होती है, शॉर्ट में लिख दिया है पीबी, प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी ऋण आयन या ऋणायनों के द्वारा, जिसे हम एनायन कहते हैं, ऋण आयन के लिए इंग्लिश में एनायन बोलते हैं। प्राइमरी वैलेंसी ऋण आयनों के द्वारा संतुष्ट होती है या सैचुरेटेड होती है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है यह ऋण आयन के द्वारा और उदासीन आयन अणुओं के द्वारा, ऋणायन और उदासीन अणुओं के द्वारा व कुछ रेयर केसेस में पॉजिटिव आयंस के द्वारा संतुष्ट होती है। ये इसकी दूसरी धारणा थी। इसके बाद जो उसका थर्ड पोस्टुलेट से तीसरी धारणा है, उस धारणा के अनुसार प्राइमरी वैलेंसी पीवी, सेंट्रल मेटल एटम केंद्रीय धातु परमाणु, प्राइमरी वैलेंसी या प्राथमिक संयोजकता सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर को व्यक्त करती है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीकरण संख्या को व्यक्त करती है। ऑक्सीडेशन नंबर, इसका मतलब है ऑक्सीकरण संख्या, इसको व्यक्त करती है। और क्वेश्चन आता है कि सेकेंडरी वैलेंसी किसको व्यक्त करेगी। तो स्टूडेंट्स, जब आप इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, तब आप मोनोडेंटेट लिगेंड की संख्या के लिए भी व्यक्त करते हैं, और ये कहलाती है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो क्लियर है, जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है एसबी, सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की उपसय संयोजक यौगिक की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कोऑर्डिनेशन नंबर को व्यक्त करती है। कोऑर्डिनेशन नंबर को व्यक्त करती है, जिसे हम सहसंयोजन संख्या भी कहते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर को या सहसंयोजन संख्या को व्यक्त करती है। इसकी डेफिनेशन वगैरह हम इसके स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। इसके बाद इस सिद्धांत का जो फोर्थ पोस्टुलेट्स आता है, उस पोस्टुलेट्स या धारणा के अनुसार प्राइमरी वैलेंसी पीबी, इसके लिए हम डॉटेड लाइन से लिखते हैं। प्राइमरी वैलेंसी के लिए हम डॉटेड लाइन से व्यक्त करते हैं। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, सेकेंडरी वैलेंसी के लिए हम एक थिक लाइन से व्यक्त करते हैं, डॉटेड लाइन से व्यक्त करते हैं। और सेकेंडरी वैलेंसी के लिए हम एक थिक लाइन से व्यक्त करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की वार्नर थ्योरी के 4 पोस्टुलेट्स थे। इसके बाद जो इसका 5वां पोस्टुलेट्स आता है, वह आता है नंबर 5 पोस्टुलेट्स है सेकेंडरी वैलेंसी या द्वितीयक संयोजकता कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की
या उपसय संयोजी यौगिक की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री या ज्यामिति को निर्धारित करती है। अर्थात ये सेंट्रल मेटल एटम के चारों ओर जो लिगेंड का अरेंजमेंट होता है, एक प्रॉपर व्यवस्था होती है, उसको निर्धारित करती है। सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की ज्यामिति को निर्धारित करती है। ज्यामिति को निर्धारित करती है। ये इसके 5 मेन पोस्टुलेट्स थे। इसके बाद इसमें एक और 6 पोस्टुलेट्स भी आता है जो कि काफी सिंपल है और एक लिमिटेशन भी इस थ्योरी के लिए देता है। कई बार कुछ आयंस, स्पेशली एनाइंस, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों के लिए संतुष्ट कर देते हैं। इसे हम आयंस का सेकेंडरी बिहेवियर कहते हैं। सेकेंडरी बिहेवियर आयंस के द्वारा प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को संतुष्ट करना। एनायंस के द्वारा प्राइमरी वैलेंसी, प्राथमिक संयोजकता व सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को संतुष्ट करना या सैचुरेटेड करना सेकेंडरी बिहेवियर कहलाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही एनायन प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों के लिए संतुष्ट करता है। तो स्टूडेंट्स, ये वार्नर्स थ्योरी की मेन पोस्टुलेट्स थी। एक बार इसका हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इसका जो फर्स्ट पोस्टुलेट्स है, इसके अनुसार सेंट्रल मेटल एटम की 2 प्रकार की संयोजकताएं होती हैं, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी के लिए हम आयोनाइजेबल वैलेंसी कहते हैं या आयनिक संयोजकता कहते हैं, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी के लिए हम अनआयनिक संयोजकता कहते हैं। इसका जो सेकंड पोस्टुलेट्स है, वह पोस्टुलेट्स है, इसकी जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वह नेगेटिव आयंस या ऋण आयनों के द्वारा संतुष्ट होती है, जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वह एनायंस के द्वारा, कैटायंस, कभी कभी कैटायंस के द्वारा और उदासीन आयनों के द्वारा संतुष्ट होती है। इसके बाद इसका जो थर्ड पॉइंट है वह आता है कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर को व्यक्त करती है और सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसय संयोजन संख्या को लिए व्यक्त करती है। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट होता है वह फोर्थ पॉइंट होता है प्राइमरी वैलेंसी को हम किस प्रकार से निरूपित करते हैं, किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो इसका सिंपल आंसर है, प्राइमरी वैलेंसी के लिए हम डॉटेड लाइन के द्वारा व्यक्त करते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी के लिए हम एक थिक लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं या व्यक्त करते हैं। इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट इसके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की ज्योमेट्री की व्याख्या करने के लिए दिया गया था। अब क्वेश्चन आता है कि ये फिफ्थ पॉइंट ज्योमेट्री को कैसे एक्सप्लेन करता है, कैसे इसकी व्याख्या करता है। तो इसके लिए ये बताया गया था कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, जो कि लिगेंड्स के लिए सैचुरेटेड, लिगेंड्स से सैचुरेटेड होती है, इस लिगेंड्स की एक डेफिनेट क्रम होती है, एक डेफिनेट अरेंजमेंट होता है और वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की ज्यामिति होती है। इसके बाद जो इसका 6 पॉइंट है वह 6 पॉइंट आयंस का सेकेंडरी बिहेवियर कहलाता है और इस बिहेवियर के अनुसार कोई भी एनायंस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की
प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, अर्थात एक ही सिंगल आयन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों के लिए सैचुरेटेड कर सकता है, संतुष्ट कर सकता है। इसमें कोई भी आयन जो सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी दोनों के लिए संतुष्ट करता है वह आयनित नहीं होता है, नॉन आयोनाइजेबल होता है, और इस आयन को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिखते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, इसके अनुसार एविडेंस इन फेवर ऑफ बार्नर्स थ्योरी, इसमें हम इसकी स्टडी भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये बार्नर्स की थ्योरी थी, आप इसका स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वह टॉपिक है एविडेंस फॉर बार्नर्स थ्योरी, या बार्नर्स थ्योरी के पक्ष में प्रमाण। स्टूडेंट्स, बार्नर्स ने अपनी थ्योरी के पक्ष में जो एविडेंस दिए थे, जो प्रमाण दिए थे, उसके लिए उन्होंने स्वयं ही कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को बनाया था, और ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की एक संपूर्ण सीरीज के लिए हम बार्नर्स सीरीज कहते हैं, जो कि इन्होंने बनाई थी मेटल्स की रिएक्शन से, इन्होंने बनाई थी दूसरे कंपाउंड्स के साथ। अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है एविडेंस फॉर बार्नर्स थ्योरी, या बार्नर्स थ्योरी के पक्ष में प्रमाण। WT बार्नर्स थ्योरी के पक्ष में प्रमाण, एविडेंस इन फेवर ऑफ बार्नर्स थ्योरी। तो स्टूडेंट्स, बार्नर्स थ्योरी के पक्ष में जो प्रमाण आते हैं, जो एविडेंस आते हैं, वो प्रमाण बार्नर्स सीरीज से आते हैं। क्वेश्चन आता है बार्नर्स सीरीज क्या कहलाती है? तो वे कोऑर्डिनेट्स कंपाउंड्स जिसका निर्माण बार्नर्स ने किया था, बार्नर्स सीरीज कहलाती है। इन्होंने कई कलर्ड कंपाउंड्स बनाए थे, और इन सारे कंपाउंड्स के लिए हम बार्नर्स सीरीज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब कोबाल्ट क्लोराइड की अमोनिया से इन्होंने रिएक्शन कराई थी, तो इसके कई कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ था। COCl3 6NH3, अभी इसको हम लिखेंगे सही तरह से, इस तरह से लिखना है, COCl3 5NH3, COCl3 4NH3, COCl3 और 3NH3। इस सारे कंपाउंड्स की जो सीरीज है ये बार्नर्स सीरीज है, और इसी बार्नर सीरीज से इन्होंने अपने सिद्धांत के पक्ष में कुछ प्रमाण दिए थे, एविडेंस दिए थे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम जो इसका इस सीरीज का पहला कंपाउंड है COCl3.6NH3 का एग्जाम्पल लेते हैं, और इस एग्जाम्पल की सहायता से हम बार्नर्स की थ्योरी की स्टडी करेंगे। जो ये सबसे पहले आप इसको समझ लें, इसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के रूप में इस प्रकार से लिखते हैं, CONH3 6Cl3। जब आप इसका नाम लिखते हैं IUPAC नाम, तब वह नाम आता है हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड।
ये इसका IUPAC नाम होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के IUPAC नाम को समझने के लिए आप मेरा इसका दूसरा वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने इसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं इसको एक्सप्लेन किया है। जब इस कंपाउंड्स के हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, संरचना बनाते हैं, तब यह इस प्रकार से आता है। CO सबसे पहले इसकी थिक लाइन 1 2 3 4 5 और 6, और इन 6 वैलेंसी से हमें NH3 जोड़ देना है। NH3 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 और NH3, तो ये इसकी सेकेंडरी वैलेंसी संतुष्ट हो जाती है। कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है और इसकी ये सेकेंडरी वैलेंसी NH3 के द्वारा संतुष्ट हो जाती है। अब जो इसकी प्राइमरी वैलेंसी होती है, इसकी प्राइमरी वैलेंसी डॉटेड लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, जो कि Cl आयनों से संतुष्ट होती है, और इसमें 3 Cl दिए हैं। तो हमने हर एक 2 NH3 के बाद Cl के लिए यहाँ पे बनाया है। तो आप इसको देखेंगे, यहाँ पर जो Cl आया है हर जगह 2 NH3 के बाद आया है। ये CONH3 Cl3 की संरचना बन जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि इससे बार्नर्स थ्योरी का एक्सप्लेनेशन या एविडेंस कैसे मिलता है। तो पहला पॉइंट इसकी संयोजकताओं के संतुष्ट होने से है कि ये प्राइमरी वैलेंसी है, डॉटेड लाइन नेगेटिव एनायन से या नेगेटिव आयन से संतुष्ट होती है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वह उदासीन अणु NH3 के द्वारा संतुष्ट होती है। और जब इसका आयनन होता है, आयोनाइजेशन होता है, तब हमें CONH3 3+ 3Cl माइनस, ये 2 प्रकार के आयन प्राप्त होते हैं। क्लियर है? Cl माइनस आयन आयोनाइजेबल वैलेंसी से जुड़ा रहता है, तो इसका आयनन हो जाता है। हमें 2 प्रकार के आयन प्राप्त होते हैं, एक धनायन रहेगा, पहला होता है नंबर 1 धनायन, इसकी संख्या व्यक्त कर रहा है, एक कैटायन या कॉम्प्लेक्स आयन है जो कि, और नंबर दूसरा 3 ऋणायन Cl माइनस जो कि एनायन होते हैं। अब इसके बाद हम इसका एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, COCl3 NH3 का। तो स्टूडेंट्स अब इसका जो दूसरा आयन है इसकी स्टडी करेंगे। इसको हम रफ कर देते हैं। इसके बाद दूसरा जो इसका कंपाउंड है इसको भी रफ करना है, COCl3 5NH3। जब इसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रूप में लिखते हैं, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सेंट्रल मेटल एटम, NH3 यहाँ पर जो 3 Cl होते हैं, एक Cl कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ जाता है और बाहर Cl2 बचता है। ये इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर बन जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी साथ में बन जाता है। अब जब हम इसका
IUPAC नाम लिखते हैं तो इसका IUPAC नाम होता है क्लोराइडो पेंटाएमीन क्लोराइडो पेंटाएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ये इसका IUPAC नाम बन जाता है यहां तक, क्लोराइड तक। अब क्वेश्चन आता है कि इस कंपाउंड्स की संरचना हम बार्नस थ्योरी के अनुसार कैसे बनाते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है सेंट्रल मेटल एटम, आपको ये ध्यान रखना है C♯O कोबाल्ट रहेगा। यदि आप इसको इस तरह से लिख देते हैं CO तब ये कार्बन मोनो ऑक्साइड बन जाता है, बच्चे ये गलती ना करें। CO, अब इसमें जो इसकी प्राइमरी वैलेंसी थी उसको बाद में बनाएंगे, पहले सेकेंडरी वैलेंसी इसको ड्रॉ करते हैं। नंबर 1 NH3, नंबर 2 NH3, नंबर 3 NH3, नंबर 4 NH3 और नंबर 5 NH3। इसमें जो Cl है इसके अंदर इसको इससे लिख दिया है, क्योंकि जो एनाइंस होते हैं ये प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों के लिए संतुष्ट करते हैं, पहला पॉइंट। और जो इसका डुअल बिहेवियर होता है ये एक साथ प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों के लिए संतुष्ट करते हैं। तो ये Cl दोनों प्रकार की वैलेंसी के लिए संतुष्ट करता है। अब यहां पर लिखते हैं सेकेंडरी वैलेंसी Cl, सेकेंडरी वैलेंसी Cl और ये सेकेंडरी वैलेंसी इस प्रकार से बन जाती है। तो इसमें क्लियर हो जाता है कि इसकी प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों इस Cl के द्वारा संतुष्ट हो जाती है और ये वाला Cl नॉन आयोनाइजेबल रहेगा, अर्थात आयनित नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, जब हम इसका आयोनाइजेशन करते हैं तो देखते हैं CO NH3 Cl Cl2 के आयनन से कुल 2 आयन प्राप्त होते हैं, 2 प्रकार के आयन प्राप्त होते हैं। संख्या के बारे में अभी हमने बात नहीं की है। 2 प्रकार के आयन, पहला आयन होता है CO NH3 Cl प्लस और प्लस 2Cl माइनस, ये 2 प्रकार के आयन प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन आता है 2 प्रकार के कुल कितने आयन प्राप्त होंगे। तो 2 प्रकार के कुल 3 आयन प्राप्त होते हैं। 2 प्रकार के कुल 3 आयन प्राप्त होते हैं। एक आयन धनावेशित होता है और 2 आयन Cl माइनस ऋणावेशित होते हैं, आयनित होते हैं। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है COCl3.3NH3, हम इसकी संरचना की स्टडी करेंगे और देखते हैं क्या इसका आयोनाइजेशन होगा या नहीं होगा। यदि इसका आयोनाइजेशन होता है तब कितने आयन प्राप्त होंगे और कितने आयन प्राप्त नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम जो इसका
संरचना COCl3, इसकी बना दी मैंने 1 2 3 4 5, इसकी बना दी है, इसकी बोल दी थी COCl3 4NH3 की। ऐसे ही आप 4NH3 की भी जब बनाएंगे तो 2 Cl ड्यूअल बिहेवियर के लिए प्रदर्शित करेंगे, 2 Cl प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के लिए प्रदर्शित करेंगे। जब आप इसको बनाएंगे तो एज इट इज क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो लास्ट वाला कंपाउंड है, हम इसकी स्टडी करते हैं, इससे क्या बनता है। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों एग्जाम्पल से ही आपको बार्नर्स थ्योरी आसानी से समझ में आ गई होगी, आ जाती भी है। और इन दोनों एग्जाम्पल से जो थर्ड एग्जाम्पल है इसका COCl3 NH, उल्टा लिख दिया, COCl3 और 3NH3, इसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के रूप में इस प्रकार से लिखते हैं Cl3। तो स्टूडेंट्स, यहां पर क्लियर है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई भी आउटर स्फीयर नहीं है, ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। तो क्लियर है, यह एक उदासीन या न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है जिसका आयनन नहीं होता है, क्योंकि उदासीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आयन उत्पन्न नहीं करते हैं। और जब हम इसका IUPAC नाम लिखते हैं तब इसका IUPAC नाम आता है ट्राइक्लोराइडो ट्राई एमिनो कोबाल्ट थर्ड। इसके बाद यदि हम इसकी जब संरचना बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो CO ये कोबाल्ट है और इसकी हमें 3 सेकेंडरी वैलेंसी NH3 से संतुष्ट करनी है। NH3 और NH3, इसके बाद भी इसकी 3 सेकेंडरी वैलेंसी शेष रहती हैं, बची रहती हैं। और इन तीनों सेकेंडरी वैलेंसी के लिए हम Cl और Cl से संतुष्ट कर देते हैं, सैचुरेटेड कर देते हैं। और स्टूडेंट्स, बार्नर्स सिद्धांत के डुअल बिहेवियर के अनुसार जो एनायंस होता है वह प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों प्रकार की वैलेंसी को संतुष्ट करता है, सैचुरेटेड करता है। तो ये तीनों एनायंस CO की तीनों प्राइमरी वैलेंसी के लिए भी संतुष्ट कर देते हैं। और क्लियर है कि इसका आयनन नहीं होता है, जो कि इन कंपाउंड्स के आयनन की जब हम सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराते हैं उससे भी प्रूफ हो जाता है। जहां भी आयनन बनते हैं वहां पर AgCl का अवक्षेप आता है, इस केस में AgCl का अवक्षेप नहीं आता है, जिससे क्लियर हो जाता है कि बार्नर्स थ्योरी इन सिद्धांत के लिए बार्नर्स थ्योरी इस प्रकार के यौगिकों के लिए सही होती है। अब क्वेश्चन आता है, यदि बार्नर्स की जो थ्योरी यौगिकों के लिए सही सिद्ध होती है तब इसे अमान्य क्यों कर दिया गया, इसके फेलियर होने के क्या कारण थे, अर्थात बार्नर्स थ्योरी की लिमिटेशन क्या थी, इसकी सीमाएं क्या थी। तो स्टूडेंट्स, अब हम बार्नर्स थ्योरी के लिमिटेशन की स्टडी करेंगे, इसकी सीमाएं क्या हैं इसकी स्टडी करेंगे। ये इसका लास्ट पॉइंट है जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं बार्नर्स थ्योरी के, जो इसके लिमिटेशन है।
लिमिटेशन ऑफ बार्नर्स थ्योरी। लिमिटेशंस ऑफ बार्नर्स थ्योरी या बार्नर्स थ्योरी की सीमाएं। बार्नर्स थ्योरी की क्या सीमाएं थी? तो उसकी जो पहली सीमा थी कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वह कुछ ही मेटल्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, सारी मेटल्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। नॉर्मली डी ब्लॉक एलिमेंट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस थ्योरी में ये भी नहीं बताया गया था कौन सी मेटल्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करती हैं और कौन सी मेटल्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन नहीं करती हैं, अर्थात कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स नहीं बनाती हैं। फॉर्मेशन मींस बनाना। सभी मेटल्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स नहीं बनाती हैं, ये इसकी फर्स्ट लिमिटेशन थी, क्योंकि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे क्यों नहीं बनाती हैं। सभी मेटल्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स नहीं बनाती हैं, प्रिपेयर करती हैं। और जो इसका दूसरा पॉइंट था वह आता है इसमें कि बार्नर्स सिद्धांत था जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वह 3D स्पेस में डेफिनेट डायरेक्शन में क्यों रहती है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। अर्थात बार्नर्स थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो ज्योमेट्री होती है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की ज्योमेट्री या ज्यामिति की व्याख्या नहीं कर पाती थी। करती है। और जो उसका थर्ड पॉइंट था, बार्नर्स थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की मैग्नेटिक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को शो नहीं करती थी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक है, अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं देती थी। ये सिद्धांत या थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यहां पर की लिख दें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, चुंबकीय गुण व ऑप्टिकल गुण, प्रकाशिक गुणों की व्याख्या नहीं करती थी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, प्रकाशिक गुणों की व्याख्या नहीं करती थी। तो स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो में बार्नर्स थ्योरी क्या है, बार्नर्स थ्योरी के फेवर में कौन से प्रमाण दिए गए हैं, एविडेंस दिए गए हैं, बार्नर सीरीज क्या होती है, इन सारे टॉपिक की स्टडी आपने कर ली है, जो कि सिंपल थी और आसानी से समझ में आने वाली थी। तो स्टूडेंट्स, एक सिद्धांत आपकी समझ में आसानी से आ गया है। आप इस वीडियो के लिए लाइक करें और शेयर करें,
साथ ही मेरे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए इस चैनल के लिए भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।